एवरीवन, मेरा नाम सुशांत त्रिवेदी है और टेक्स्ट बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कुछ कटौती की है, तो हम लोग इसको समझेंगे कि जो रेपो रेट है वो क्या है, इस कटौती का क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अब की बार आरबीआई ने सीआरआर या नगद आरक्षित अनुपात में भी कटौती की है, तो इन दोनों के क्या प्रभाव पड़ेंगे और ये प्रभाव जो है वो बाजार के हिसाब से और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या जो बचत करते हैं उन पर किस किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, उनको यहाँ पर आज हम लोग समझेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इसमें वीडियो में आप सभी लोग बने रहें और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी और काफ़ी नई चीज़ें आपको समझने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये संजय मल्होत्रा है जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं और ये जो मौद्रिक समीक्षा समिति है जिसको हम एमपीसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, तो इसमें बेसिकली 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इन 6 मेंबर्स में जो 3 मेंबर्स हैं वो आरबीआई से होते हैं, जिसमें एक आरबीआई का गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर और एक आरबीआई का सीनियर मोस्ट ऑफिसर, और 3 जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाता है वो बहुमत से लिया जाता है, मतलब 6 में से जो 4 कहेंगे वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो हम लोग उसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि जो आरबीआई की जो 6 सदस्यीय मौद्रिक समिति है उसने यहाँ पर रेपो रेट में 50 आधार अंकों की, है ना, 50 आधार अंकों को हम 50 बीपीएस भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये 50 आधार जो अंक है इनकी कटौती की है और यहाँ पर रेपो रेट जो है वो 5.5% कर दिया है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट बेसिकली वो दर है, एक्चुअली में क्या है कि रेपो रेट को जो इसका फुल फॉर्म है वो है रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज रेट का मतलब होता है जो पुनर्क्रय दर है। तो रेपो रेट बेसिकली वो दर है जिस पर बैंक जो है वो आमतौर पर अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के बदले थोड़े समय के लिए ऋण लेता है, और ये थोड़ा समय जो है वो कुछ घंटों से लेकर और 15 दिन तक होता है। बैंक के पास एक और ऑप्शन है जहां पर वो बैंक रेट के माध्यम से भी कर्जा ले सकता है और वो लॉन्ग टर्म का कर्जा होता है, लेकिन रेपो रेट से बैंक रेट में डिफरेंस होता है और रेपो रेट जो है वो बैंकों के लिए सस्ता पड़ता है। तो चूंकि ये अमाउंट काफी ज्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में रेपो रेट जो है वो बैंकों के लिए काफी सस्ता पड़ता है। तो अभी पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बैंक जो हैं वो बैंक रेट की जगह पर रेपो रेट पर कर्जा लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जैसा भी हम लोगों ने देखा कि रेपो रेट जो है वो रेट है जिस पर बैंक आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों के बदले थोड़े समय की जरूरतों के लिए कर्जा लेते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं उन्होंने ये भी कहा है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जो मुद्रास्फीति को हम सामान्य भाषा में महंगाई कहते हैं, मुद्रास्फीति का यदि हम दृष्टिकोण देखें तो पहले के 4% से घटकर ये 3.7% कर दिया गया है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने चालू वित्त वर्ष के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है उसको भी जो है वो 6.5% पर किया है। ये जो सकल घरेलू उत्पाद है इसी को ही हम लोग सामान्य भाषा में जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लोग सामान्य भाषा में जीडीपी कहते हैं और यहाँ पर इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी ये समझा है कि रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती की गई। अभी यहाँ पर कुछ डिसीजंस और हैं वो भी हम लोग समझेंगे। जैसे अगला डिसीजन यहाँ पर आ रहा है कि जो नगद आरक्षित अनुपात है उसमें भी 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई। सो आरबीआई ने सीआरआर में भी 100 बेसिस पॉइंट्स या जो है वो 100 आधार अंकों की कटौती की है और इसे 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है। तो यहां पर ये जो 4% से घटाकर 3% किया गया है इसको अगले 4 चरणों में लागू किया जाएगा और सितंबर 2025 से 25 बीपीएस का मतलब 25 आधार अंक,
है ना, और इनकी 4 किस्तों में 4% से घटाकर 3% किया जाएगा। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि जो CRR है या नगद आरक्षित अनुपात है वो क्या है। CRR जो है वो बेसिकली वो हिस्सा होता है जो बैंकों को अपने कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत जो है वो RBI के पास नगद में या कैश में जमा करना होता है। तो यहां पर नगद आरक्षित अनुपात से बेसिकली केंद्रीय बैंक को ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि बैंकिंग प्रणाली में जो ज्यादा पैसा है वो एक साथ बाहर ना निकले, ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। तो बैंक यहां पर, जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं या जिसको हम RBI कहते हैं, सो RBI का जो एक्ट है 1934, उसमें यहां पर इस बात का पूरा उल्लेख है कि CRR जो है वो जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, उनको यहां पर RBI के पास रखना होगा। सो केंद्रीय बैंक का यहां पर यह भी अनुमान है कि बैंकिंग प्रणाली में इससे 2.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो मार्केट में आएगा, या 2.5 लाख करोड़ रुपए की तरलता भी आएगी। तो यहाँ पे तरलता का मतलब नकदी से है, और यहाँ पर ये जो 2.5 लाख करोड़ रुपया है ये बेसिकली बैंकों के पास बचा रहेगा। चूंकि CRR 4% से घटाकर 3% किया गया, तो जो 1% की कटौती है वो यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का दूसरा डिसीजन ये था, जिसने CRR में 1% की कटौती की या 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। ठीक है, सो यहां पे अब अगली जो मतलब डिसीजन है वो देखें, और वो है CPI को बेसिकली हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो यहां पर इसको हम ये कह सकते हैं कि ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, और हिंदी में हम इसे कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो रिटेल महंगाई है उसको नापने का एक तरीका है। जैसे हमारे यहाँ महंगाई नापने के लिए 2 तरीके हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक, और खुदरा मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इस तरीके से क्या है कि RBI जो है वो काफी समय से जो है वो CPI पर फोकस कर रहा है, और RBI ने ये कहा है कि 2025-26 के लिए, मतलब जो वर्तमान का वित्तीय वर्ष है, उसके लिए मुद्रास्फीति 3.7% रहने का अनुमान लगाया है, जो कि पहले का 4% था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर महंगाई भी कुछ कम होने की उम्मीद है ना, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। 2025-26 के लिए जो वास्तविक GDP वृद्धि दर है उसको यहाँ पे 6.5% का ही रहने का अनुमान लगाया गया है, और वित्त वर्ष 2024-25 मतलब जो पिछला वित्त वर्ष था उसके लिए विकास दर जो है वो 6.5% थी, जो कि 4 साल के सबसे निचले स्तर पर थी। तो ये यहाँ पर 3 मुख्य जो हैं वो डिसीजन हुए, जिसमें पहला डिसीजन जो है वो रेपो रेट को 5.5% पर लाना, दूसरा डिसीजन है यहाँ पर CRR को 4% से घटाकर 1% करना, और तीसरा डिसीजन है यहाँ पर कि CPI जो है वो इन सभी जो काम किए जा रहे हैं उससे लगभग 3.7% पर आने की उम्मीद है। ठीक है, सो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि दर में ये कटौती क्यों की गई है, मतलब ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण ये रेपो रेट में कटौती की गई। तो यहां पर RBI का ये मानना है कि आर्थिक अनिश्चितता, है ना, जिसको हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी कहते हैं, वो बढ़ चुकी है, और इसने दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को काफी हद तक प्रभावित किया है। तो ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो क्यों बढ़ी है, क्योंकि व्यापार शुल्क तनाव है। जैसे आप सभी को पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाया है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं व्यापार शुल्क जो तनाव है उसके कारण एक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है, और इससे दुनिया भर के सभी वित्तीय बाजार प्रभावित हैं। जैसे आप हमारे यहाँ देखिए तो हमारे यहाँ जो भारतीय शेयर बाजार है, जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं, वो भी उसका कहीं ना कहीं अप डाउन्स जो हैं वो चलते रहते हैं। दूसरा यहाँ पे कारण है कि जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, जिसको हम IMD कहते हैं, उसका ये कहना है कि इस साल सामान्य से अधिक मानसून की भविष्यवाणी है, जिससे कहीं ना कहीं जो खाद्य मुद्रास्फीति है ना, जिसको हम फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अनिश्चितता आने की उम्मीद है।
तो मौजूदा दरों में जो कटौती का उद्देश्य है वो बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाना है, जिससे अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता को बढ़ावा मिल सके। क्योंकि आरबीआई का ये भी एक काम है कि जो मूल्य स्थिरता है वो बनी रहे, और मूल्य स्थिरता को बनी रहने के लिए मार्केट में थोड़ा सा पैसा जो है वो बना रहना जरूरी है। तो यही एक कारण हो सकता है जिसके कारण यहां पर सीआरआर में भी कटौती की गई है और रेपो रेट में भी कटौती की गई। ठीक है, सो अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें प्रभाव देखते हैं कि जो प्रभाव है वो निवेशकों के लिए किस तरीके से है, और साथ ही साथ जो छोटे बचतकर्ता हैं उन्हें किस तरीके से। तो प्रभाव में जो पहला प्रभाव है कि बाजार के लिए एक संभावित बढ़ावा यहां से मिलने की उम्मीद है। तो रेपो रेट में जो कटौती है वो बेसिकली दो तरीके से प्रभावित हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि दो तरीके से मार्केट को प्रभावित कर सकती है। और ये जो प्रभावित करना है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन या सकारात्मक दिशा में जा रहा है। तो सकारात्मक दिशा में कैसे जा सकता है कि कंपनियों के लिए यहां पर सस्ता पैसा मिलेगा। चूंकि यहां पर रेपो रेट कम हो गई है तो ब्याज दर कम हो गई। ब्याज दर कम होने से हम देख रहे हैं कि कंपनियों के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, या नई नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए, या नए उत्पाद लॉन्च करने के लिए उनको जो भी बैंक से कर्जा लेना होगा वो सस्ता होगा। जब बैंक से कर्जा लेना सस्ता होगा तो उससे उनको अधिक मुनाफा हो सकता है, और यहां पर हम देख सकते हैं कि उनके शेयर्स की कीमत बढ़ सकती है। तो पहला यहां पर जो इफेक्ट है कि कंपनियों के लिए सस्ता पैसा, ठीक है। और दूसरा यहां पर यह है कि निवेशक जो हैं वो बेहतर रिटर्न की तलाश करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि जब रेपो रेट गिरेगी तो बैंक जो हमारे यहाँ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं ये इस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर रेपो रेट 0.5% गिरी है तो 0.5% जो है उसी के आसपास एफडी के रेट्स भी गिरेंगे, क्योंकि डिपॉजिट जो है वो भी सस्ता होगा। तो जब यहां पर एफडी या फिक्स डिपॉजिट जिसको हम सावधि जमा कहते हैं वो यहां पे जब गिरती है तो अधिक रिटर्न पाने के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू कर देते हैं। तो यहां पर जो दूसरा विकल्प है वो एक बहुत बढ़िया विकल्प आता है, वो है शेयर मार्केट। क्योंकि यहां पर जब यहां पे लोगों को एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा तो ये जो निवेशक हैं वो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाएंगे, शेयरों की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये दूसरा इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिला कि रेपो रेट से यहां पर ये बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि यहां पर कंपनियों को सस्ता लोन मिल रहा है तो सस्ता लोन मिलने से उनका मुनाफा भी बढ़ सकता है, ठीक है। सो यहां पर एक प्रभाव ये हुआ, और दूसरा प्रभाव यहां पर आएगा वो ये आएगा कि जो बचतकर्ता हैं या जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, तो बचतकर्ता जो बचत करने वाले हैं इनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब बैंकों को आरबीआई से सस्ते में पैसा मिलेगा तो ये हाई डिपॉजिट रेट्स पर आपसे पैसा आकर्षित नहीं करेंगे, ठीक है। बैंकों में बेसिकली जो इस तरीके की स्कीम चलती हैं कि इतने दिन पर इतना इंटरेस्ट है ना, तो वो इसलिए किया जा रहा है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए। और जब यहां पर बैंकों को सस्ता कर्जा मिलेगा तो वो यहां पर आकर्षित करने की ज्यादा जरूरत नहीं समझेंगे। सो बचतकर्ताओं के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहां पे नुकसान हो सकता है। दूसरा यहां पर आते हैं जो फिक्स्ड डिपॉजिट या सावधि जमा जिसको बोलते हैं, कि बैंक जो है वो यहां पर सावधि जो जमा है उस पर अपनी ब्याज दरों को कम करेंगे, और यदि कोई व्यक्ति आय के लिए केवल अपनी एफडी से प्राप्त ब्याज पर ही डिपेंड कर रहा है तो उसे आने वाले महीनों में अपने रिटर्न्स में कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स या जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन पर पड़ेगा, क्योंकि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको ब्याज दर ज्यादा मिलती है। तो जब यहां पर ब्याज दर ही कम हो गई तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उन पर भी पड़ेगा, और इस तरीके से यहां पर जो है वो जो बचत करता है छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं वो उन पर इफेक्ट आने की उम्मीद है, ठीक है। सो अगली मौद्रिक नीति जो है वो 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच होगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि उस समय वो आरबीआई क्या डिसीजन लेती है। सो आज के वीडियो में यहाँ पर हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है
उसने हाल ही में क्या क्या निर्णय लिए और उन निर्णयों से भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जैसे रेपो रेट के कम होने से क्या प्रभाव पड़ा, सीआरआर के कम होने से क्या प्रभाव पड़ा, तो इनको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज हम लोगों ने यहाँ पर इस टॉपिक को समझने की कोशिश की। आप यदि टेलीग्राम चैनल पर अभी नहीं है तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आपको क्लासेस के लिंक्स, क्लासेस के पीडीएफ्स और मेंस की आंसर राइटिंग मिलेगी। यदि आप टेक्स्ट बुक पर पहली बार आए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें और अपने ग्रुप्स में इसको प्रमोट करें। आगे आने वाले समय में भी हम लोग इसी तरीके के वीडियोस लाते रहेंगे और आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने ग्रुप में इसे प्रमोट करें। ठीक है, चलिए।